ओके, सो गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। सो इससे पहले का क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स का पहला क्लास कर कर चुका था इससे पहले। और आज जो है हम दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देख लीजिए। ओके आदित्य, ओके। सो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन से हम लोग का स्टार्ट होगा आज, डिफ्रेंसिएशन। ओके, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ डिफ्रेंसिएशन से स्टार्ट करेंगे। डिफ्रेंसिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल। टू फाइंड इंटीग्रल मीन्स टू फाइंड इंटीग्रेशन, और डिफ्रेंसिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव, अब क्या है डेरिवेटिव इसको देख लेते हैं। अब कांस्टेंट, अब यहाँ पे कुछ टर्म वगैरह का डेफिनेशन दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कांस्टेंट मींस एनीथिंग जिसका वैल्यू चेंज ना हो, और क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू अनचेंज्ड हो, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका एग्जांपल हो गया जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल ई हो गया, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर हो गया, सब क्या हो गया, कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। और वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसका वैल्यू चेंज हो, जिसका वैल्यू चेंज हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, अथवा अ क्वांटिटी व्हिच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, अब ये जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ये सिंबल हम लोग वेरिएबल्स के लिए यूज करेंगे। ये सिंबल हम लोग वेरिएबल्स के लिए यूज करेंगे। और सिमिलरली ये पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल ई हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये जितना भी हो गया, इन लोगों को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद आता है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, एनीथिंग y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, तो फंक्शन हो गया। इसका मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y को हमको डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, तो एक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। why it is a function? Because for every value of x there is a unique and definite value of y, so this is a function. For example, when x equals to 0, y equals to 0. When x equals to 1, y equals to 1 square, that is 1. When x equals to 2, y equals to 2 square, that is 4. So for every value of x there is a definite value of y, so this is a function. So similarly here a quantity y is called a function of variable x if corresponding to any given value of x there exists a single definite value of y, so this is called a function and it is represented as y equals to f of x. यहां तक बातें क्लियर है आदि चंदन? यहां तक बातें क्लियर है? यस, ओके। और यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन जो बोला है, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वाला, अथवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा, लॉगरिदमिक फंक्शन भी होगा, लॉग वाला फंक्शन भी होगा, अर्थमेटिक फंक्शन भी होगा। अर्थमेटिक मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म वाला। सो यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन को डिनोट करने का एक तरीका है। फंक्शन इज डिनोटेड एज y इक्वल्स टू f of x. This is the way how a function is denoted. y equals to f of x. So यहाँ पे देख सकते हैं for every value of x there is a unique value of y. For example यहाँ पे एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फंक्शन देखिए y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2।
अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए, वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पुट करके देखा है, एक्स इजकल्स टू जब 1 हो तो वाई का वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक्स के जगह 1 रखिए, अब वही फंक्शन में रखना है, 3x² + 7x + 2 वाला फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 रखना है। सो सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू 2 y कैन बी ऑब्टेन्ड एज 28। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए थे उसी तरह का फंक्शन दे करके आप समझ सकते हैं। अब यही फंक्शन में अब आपको समझना है dy/dx क्या होता है। dy/dx को हम बोलते हैं चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy/dx is understood as change in y with respect to x। अगर x में हम अगर चेंज लाएंगे तो y कैसे चेंज होगा, y में क्या चेंजेस अकर होगा, इसी को हम बोलते हैं dy/dx। एंड इसी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। dy/dx is the first derivative of y with respect to x। dy/dx is the first derivative of y with respect to x। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव भी हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसे अगर कहीं पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर लिखा गया है d2y अपन dx² अगर लिखा गया है, ये कहीं पे लिखा गया है d2y अपन dx², yes, this is called second order derivative। second order derivative of y with respect to x। सिमिलरली dy/dx अगर लिखा है तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हैं, d3y अपन dx³ लाइक दिस। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना अभी हम लोग को जरूरी नहीं है। अभी हम लोग मेनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करेंगे। और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये एक फंक्शन के लिए कैलकुलेट किया है, और फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू f(x)। और अब यहाँ पे हम y में चेंज देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। हियर वी आर सीइंग चेंज इन y with respect to x, और how the function y vary when x changes, ये भी इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ टर्म वगैरह दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा s in a small time delta t, then average velocity of the body can be written as delta s upon delta t। yes, delta s is the distance अथवा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं। डेल्टा एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, बट दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। बट व्हेन वी want to calculate instantaneous velocity, at that time we have to take the help of derivative। और डेरिवेटिव लिखने का तरीका ऐसा है, अब देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस सिंबल को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ये सिंबल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, एंड दिस इज रीड एज डेल्टा। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिटिंग वैल्यू व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे मैं जो कलर कर रहा हूँ इसका डेफिनेशन हो गया। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लिख सकते हैं dy/dx। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया अथवा डेफिनेशन बोल सकते हैं। डेरिवेटिव ये जो हम dy/dx लिखते हैं ना, इसे समझ रहे हो आदि चंदन? dy/dx जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपन डेल्टा x, कि इतना लिखिए कि इसके जगह पे शॉर्ट में लिखिए dy/dx। और ये dy/dx जो है, ये कोई भी क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करेगा। ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया, dy/dx इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वेलोसिटी को, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये वाला।
अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो इसमें क्या करना है, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, और डेल्टा एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी हो गया टाइम, और इसमें क्या करना है, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो डेल्टा टी है, इसको टेंस टू जीरो करना है। सो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, एंड डी एस बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ds by dt is the instantaneous velocity. So instantaneous velocity v equals to ds by dt. और इसको कैसे समझेंगे, ds by dt is read as derivative of displacement with respect to time. इसको कैसे पढ़ेंगे, first derivative of displacement where s is the displacement and t is the time, and this is read as derivative of displacement with respect to time. Similarly, अगर हमको एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर लिमिट के फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा भी अपन डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? ओके, सो ये नोट करते जाइए, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। और डेरिवेटिव से जो हमको फार्मूला मिलता है वो इंस्टेंटेनियस फार्मूला मिलेगा। सो अगर वेलोसिटी के लिए अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अगर एक्सीलरेशन के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला a इक्वल्स टू dv बाई dt हो गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू ds बाई dt हो गया। ये दोनों इंस्टेंटेनियस है, एक्सीलरेशन भी इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज का मीनिंग हो गया उसका पूरा जर्नी में उसका एवरेज स्पीड अथवा एवरेज एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, इसका मीनिंग हम लोग एवरेज से निकालते हैं। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी जर्नी जब स्टार्ट हुआ उस जर्नी में एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, उस समय अगर वेलोसिटी अथवा एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पड़े, सो उस समय हम डेरिवेटिव का मदद लेते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू ds by dt, and v is the instantaneous velocity, s is the displacement, t is the time, and a is the acceleration. और यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और फिजिकल मीनिंग अगर डेरिवेटिव का अगर देखने आप अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डेरिवेटिव अगर देता क्या है, डेरिवेटिव अगर क्या देता है अगर आप देखना चाहेंगे, सो सिंपल इसका बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक एक्सिस मैंने लिया, यहाँ पे कोई एक कर्व, यहाँ पे कोई एक कर्व है, इस टाइप का कोई एक कर्व है, और ये कर्व जो है मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग देख रहे हैं ये, और ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज अगर ये फंक्शन का आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये dy बाई डी एक्स क्या देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट में। अब मान लीजिए ये जो कर्व है इसका आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। सो ये एक टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। अब ये टेंजेंट इस पॉइंट पे आप ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट को ऐसे आप मान लीजिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस में जब इसको आप प्रोजेक्शन लेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए आया समथिंग, इस पॉइंट का यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ले रहे हैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए आ गया। सो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे, ये टेंजेंट का जो स्लोप आया, मान लीजिए वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल अगर बना रहा है, तो ये टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, है कि नहीं चंदन, बताइए? स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। सो इस फंक्शन का आप अगर dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको स्लोप, दिस इक्वल्स टू टेन थीटा। ये डेरिवेटिव का क्या हो गया, तो फिजिकल मीनिंग हो गया। सो डेरिवेटिव क्या देता है, हाँ अगर फंक्शन या y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है तो dy बाई डी एक्स अभी हम निकाल रहे हैं। हाँ कुछ भी दे, अगर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अगर ऐसा दिया गया हो, y इक्वल्स टू अगर साइन थीटा दिया गया हो,
सो इस केस में हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे। वेरिएबल क्या है उसको चेक करना है। अगर वेरिएबल थीटा है तो विथ रेस्पेक्ट में थीटा निकालेंगे, अगर वेरिएबल एक्स है तो विथ रेस्पेक्ट में हमको एक्स लेना है। तो यहाँ साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस थीटा। लेकिन ये तो हम डेरिवेटिव निकाले, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं। डेरिवेटिव एक्चुअल में हमको देता क्या है। सो dy बाई डी एक्स हमको क्या देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। ये बात आपको समझ लेना है। ये टेन थीटा देगा। टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट x इक्वल्स टू a। ये थोड़ा बहुत इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। चलिए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें क्लियर है आदित्य? आदित्य ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो आपको सीधे याद कर लेना है। आपने इससे पहले 11th 12 में भी ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सो अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिया हो, कांस्टेंट टर्म अगर कोई दिया हो, जैसे 1 2 3 4 18/16 9/3 9/4, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म दिया हो, उस कांस्टेंट टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव अथवा सिंपली बोलिए डेरिवेटिव क्या होगा, तो जीरो। अगर c कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर y एक फंक्शन दिया है और y दिया है y इक्वल्स टू c टाइम्स u, अगर c एक कांस्टेंट है और u एक फंक्शन ऑफ x है, लाइक दिस, u x का फंक्शन दिया है और c एक कांस्टेंट अगर दिया है, तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? यस यस, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू c टाइम्स u दिया है। c एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट दिया है तो आप कांस्टेंट को सीधे बाहर निकाल सकते हैं। सो और यहाँ u जो है, u एक फंक्शन ऑफ x है। u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे और y के जगह क्या लिख सकते हैं, c टाइम्स u। और c एक कांस्टेंट है, इसलिए हम कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकालेंगे। तो कांस्टेंट बाहर आ गया c, ये हो गया du बाई डी एक्स। यहाँ तक बातें क्लियर है? ऐसे हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, du बाई डी एक्स। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज क्लियर, दिस वन। अब थर्ड फॉर्मूला में चलिए। फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। अब थर्ड में चलिए। थर्ड में क्या दिया है, अगर ऐसे कोई भी फंक्शन को प्लस माइनस से सेपरेट किया गया, जैसे y इक्वल्स टू u प्लस माइनस b प्लस माइनस u और u भी w अगर x का फंक्शन हो, तब ही हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर ये प्लस माइनस दिया है तो आप डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। प्रत्येक टर्म में इंडिविजुअली डेरिवेटिव लगेगा। सो डी बाई डी एक्स को अगर आप भीतर ले जाएंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ऐसे फंक्शन के अंदर अगर कॉम्पोजिट फंक्शन दिया है, एक अथवा मोर देन टू फंक्शन अगर प्लस माइनस साइन से सेपरेट किया गया है, तो आप डेरिवेटिव को अंदर ले जा सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? रूल है ये डेरिवेटिव का, आप अंदर जाके डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट में चलिए। अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू यू भी, अगर y दो फंक्शन का प्रोडक्ट में दिया गया हो, u और v के बीच में देखिए प्रोडक्ट का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट का साइन है। अगर दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। और dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन करेंगे। यस, फर्स्ट फंक्शन इज केप्ट एज इट इज, दैट इज पहला फंक्शन। मान लीजिए y इक्वल्स टू u भी है, सो u फर्स्ट फंक्शन अगर है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, u ही रखिए, और सेकेंड फंक्शन जो भी है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dv बाई डी एक्स हो गया, और बीच में प्लस साइन दीजिए और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखिए। सेकेंड फंक्शन भी है, सो इसको एज इट इज लिखिए और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए du बाई डी एक्स। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए y इक्वल्स टू u भी दिया है और u और v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, और u और v है दोनों क्या है, बोथ आर द
फंक्शन ऑफ x। अगर ये दोनों x का फंक्शन है तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए। फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए u है, u को एज इट इज रखिए। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लीजिए, दैट इज dv बाई डी एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखिए, दैट इज v। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लीजिए du बाई डी एक्स। बातें क्लियर हुई चंदन? हाँ ठीक है, चलिए। सो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, अप्लाई होता है, याद कर लीजिए। मैथ में तो अच्छे से पढ़े ही होंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया। अब 5 नंबर में चलिए, डेरिवेटिव ऑफ कोशंट रूल इसको बोलते हैं, अथवा डिवाइड रूल भी इसको बोल सकते हैं। अगर y इक्वल्स टू u अपन v दिया गया है और u और v दोनों x का फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स एज इट इज लिखिए, और y की जगह क्या दिया गया है फंक्शन? u अपन v, तो u अपन v लिख दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ पे डिवाइड रूल लगाइए। अब डिवाइड रूल क्या बोलता है? नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में जो है v, उसको एज इट इज लिखिए। डिनोमिनेटर में जो v है उसको एज इट इज लिखिए। फिर न्यूमिनेटर में जो u है उसका डेरिवेटिव लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, du अपन dx। माइक ऑफ कीजिए चंदन। और बीच में माइनस साइन लगाइए, बीच में माइनस साइन यूज कीजिए, और ऊपर वाला को एज इट इज लिखिए, नीचे वाला का डेरिवेटिव लीजिए dv बाई डी एक्स अपन वी स्क्वायर कीजिए, अपन वी स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया गया है, y इक्वल्स टू u अपन v दिया गया है। अब हमको चाहिए dy अपन dx, dy अपन dx चाहिए। तो क्या करना है? नीचे वाला फंक्शन को एज इट इज लिखिए, du बाई dx माइनस u एज इट इज dv बाई dx अपन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। ठीक है। अब डेरिवेटिव लिखने का तरीका है, आप u डैश भी लिख सकते हैं। अब जैसे y डैश वो विथ रेस्पेक्ट टू x हम समझ चुके हैं। सो dy बाई डी एक्स हमेशा नहीं लिखना, अब आपको झंझट लगता है, तो सिंपली आप y डैश ऐसे लिखिए b। अब ये u डैश हो गया, अब ये u, ये v डैश हो गया अपन b स्क्वायर। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। वेयर u डैश इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड वेयर v डैश इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। लिखने का तरीका है, आपको जैसा याद करने में आसान पड़े आप लिख सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? ये फॉर्मूला समझ में आया? यस, ये फॉर्मूला को हम लोग कोशंट रूल बोलते हैं, डेरिवेटिव का डिवाइड रूल बोलते हैं, ये यूज होगा। सो जस्ट लर्न इट। अब 6 नंबर का फॉर्मूला देखिए, बेसिक फॉर्मूला यही सब है, यही सब यूज होते रहता है नंबर ऑफ टाइम्स। अब 6 नंबर का फॉर्मूला देखिए, y इक्वल्स टू x पावर n, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। अब जैसे आपको है वैसे प्रोनाउंस कीजिए, अथवा y इक्वल्स टू x पावर n। अब अगर इसका डेरिवेटिव अगर निकालना हो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो पावर है x के ऊपर में जो पावर है वो पावर को आगे लिखिए, और x का पावर 1 घटा दीजिए। पहले n था, सो n माइनस 1 कर दीजिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। और नंबर ऑफ टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और वेरी सिंपल फॉर्मूला। नंबर ऑफ टाइम्स ये यूज होगा। सो n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। x पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? n x पावर n माइनस 1। यहां तक बातें क्लियर है? फॉर्मूला नोट डाउन हो गया आदित्य? फॉर्मूला नोट डाउन हो गया। ये ऑल फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिया गया, इलस्ट्रेशंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू अंडर रूट x। अब इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट नंबर पर यस 1/2 रूट x। अब लेकिन किए कैसे, एक बार सिंपल यहाँ पे समझ लेते हैं। y इक्वल्स टू रूट x दिया गया है, सो हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, और अंडर रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2।
और ये 1/2। अब डेरिवेटिव, अब ये आगे वाला फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला। अब पावर पावर को आगे लिखना है, x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n-1 होता है। सो पावर को आगे लिखिए, पावर 1/2 आगे लिख चुके हैं। फिर क्या करना है, x लिखना है, x लिखे। अब जो पावर था उसमें से एक घटा देना है। सो 1/2 -1 हो गया। अब इसको लिखिए, ये हो गया 1/2 इंटू ये x का पावर हो गया -1/2। अब -1/2 को आप नीचे लाइए, ये 1/2 अपन 1/√x इसको लिख सकते हैं। टेल मी। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2√x, 1/2 ऐसे हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, अब सिमिलरली ये एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका भी डेरिवेटिव बोल रहा है। तो आप डेरिवेटिव dy/dx क्या कहते हैं, प्रत्येक फंक्शन में आप ले जा सकते हैं। इससे पहले हम लोग रूल डिस्कस किया है, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है तो हम डेरिवेटिव को उसके अंदर ले जा सकते हैं। सो dy/dx ऑफ x पावर 5 प्लस dy/dx ऑफ x पावर 4 प्लस dy/dx ऑफ 7। अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो गया, तो सीधे हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरो भी लिखा गया है, सीधे जीरो लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5, तो 5 को आगे लाना है और x का पावर एक घटा देना है, तो 5x पावर 4 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, 4 को आगे लाना है और एक पावर घटा देना है, तो 4x पावर 3। और डेरिवेटिव ऑफ 7, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। सो फाइनल डेरिवेटिव 5x पावर 4 प्लस 4x पावर q हो गया। इजी, अंडरस्टूड आदित्य चंदन? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा फंक्शन दिया गया है। तीसरा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर -1/2 माइनस x पावर -2। अब इसका dy/dx निकाल लीजिए। अब प्रत्येक फंक्शन में डेरिवेटिव इंडिविजुअली सेपरेट कर दीजिए, प्रत्येक फंक्शन में डेरिवेटिव सेपरेट हो गया। अब बीच में प्लस माइनस जो साइन है वही साइन होगा, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस आया, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, जो साइन है वही जाएगा। अब इंडिविजुअली क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, माइंड में पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, माइंड में पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इतना सिंपल से क्यों बता रहे हैं, अगर ये वीडियो कोई अगर दूसरा बच्चा बेसिक से देखे तो उसको सब समझ में आए, अच्छे से बुझे। हाँ, आपको अगर माइंड में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब सही कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप इतना एक ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, सीधे माइंड में आप ये फाइनल स्टेप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे नहीं, माइंड में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है, तो एक सिंपल सा एक स्टेप एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ प्रत्येक फंक्शन का यहाँ पावर रूल लगा लीजिए, पावर रूल लगाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2 ये टर्म देखिए, तो यहाँ क्या हो गया, सीधे हम लोग लिख सकते हैं 2x, 2 पावर जो है वो आगे आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल x से घट जाएगा, तो स्क्वायर था तो x पावर 1 हो गया। सो इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 4x पावर -1/2, तो माइनस, अब इसको कैसे लिखना है, माइनस तो एज इट इज आगे रहेगा, और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट 4 को हम आगे आप निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के आगे निकाल सकते हैं। अगर सिंपली ऐसे होता, d/dx ऑफ 4 होता, सिंपली 4 होता तो हम 0 लिख देते, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पे 4 भी है और उसके साथ एक वेरिएबल x भी अटैच है, 4x पावर -1/2, इसलिए यहाँ पे हम सीधे 0 नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे। यहाँ पे लेट मी क्लियर द स्लाइड एट फर्स्ट। कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। तो कांस्टेंट बाहर निकला 4, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस हो गया, कांस्टेंट बाहर निकला। अब क्या है, तो पावर क्या है -1/2, तो -1/2 आप ऐसे आगे लिखिए पावर एज इट इज, और उसके बाद क्या करना है, फिर पावर 1 घटा देना है। तो पहले -1/2 था, उसके बाद मैंने 1 फिर से घटा दिया। अब यहाँ पे हो गया -2, अब प्लस माइनस यहाँ से साइन चेंज हो गया, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 2। अब x का पावर यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2
ये हो गया 1 प्लस 2, सो दिस इक्वल्स टू -2 x पावर -3/2। अब देखिए यही टर्म यहाँ पे लिखा गया, देखिए यही टर्म यहाँ पे लिखा गया, समझ में आ रहा है आदित्य? यस। अब थर्ड टर्म का डेरिवेटिव आप कर लीजिए। अब थर्ड टर्म का डेरिवेटिव ये है, तो इसमें माइनस लिखा गया है पहले से, तो ये थर्ड टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए माइनस लिखा था, माइनस लिख दीजिए, और 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब डेरिवेटिव d/dx ऑफ किसका करना है, x पावर -2 का करना है, निकाल लीजिए। माइनस ऑलरेडी पहले से है, 3 कांस्टेंट वाला हो गया। अब पावर, जो पावर पहले था वो आगे आएगा, तो पावर -2 आगे आ गया, और जो पावर था उसमें से 1 घटा दीजिए, तो -2 पहले से था तो 1 घटा दीजिए इसमें। तब ये देख लीजिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, x पावर -3 हो गया। देखिए यही टर्म यहाँ पे लिखा गया। सो डेरिवेटिव क्लियर हुआ, कैसे निकालते हैं? ओके, सो इस तरह हम क्वेश्चंस भी पढ़ा देंगे, आप लोग सॉल्व करके, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बिगिनर्स बॉक्स बोल के दिया गया है, इसका आप डेरिवेटिव अब कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ ही। अब कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, जस्ट लुक वंस। अब y इक्वल्स टू x पावर 7/2 है, तो इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए, यही पे हम निकाल देते हैं, dy/dx 7/2x अपॉन 1 यस यस 7/2 -1। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करके जितना आएगा, 7/2x का यस, तब ये हो गया आगे 7/2 हो गया। अब x का पावर अब यहाँ से 2 घट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। आदि समझ में आया ये कैसे किया हमने? अब उसी तरह सेकेंड नंबर का फंक्शन देखिए, ये सेकेंड नंबर का फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए तो कितना होगा आदित्य, चंदन? इसका dy/dx हो जाएगा। अब जो पावर है -3 उसको एज इट इज आगे लिख लीजिए, और 1 घटा दीजिए, 1 घटाने के बाद x का पावर -4 हो गया। अब इसका कीजिए थर्ड नंबर का करके बताइए, थर्ड नंबर dy/dx कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये d/dx है, यहाँ पे एक x भी है, सो ये 1 हो गया। और सिमिलरली ये ये 4 नंबर का बताइए तो। यस यस, यहाँ पे 4 इंटू 1/2 हो गया। अब x का पावर -1/2 होगा, प्लस ये हो गया 0। हाँ, 1/2 -1 कितना? -1/2। आदित्य क्लियर है यहाँ तक? यस। अब उसी तरह हम यहाँ एग्जाम्पल पे नहीं गए, आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, इसका dy/dx। अब यहाँ पे abc क्या है? कांस्टेंट है। यस, यहाँ पे abc क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट को आगे निकालिए, और x स्क्वायर का हो गया 2x, फिर कांस्टेंट आगे निकलेगा b, x का हो गया 1 प्लस c एक कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है? उसी तरह और भी कर सकते हैं, इधर भी आप 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? यस यस, 1/x को पावर रूल में कन्वर्ट करना है, ये हो गया d/dx, और 1/x को x रोज टू पावर -1, यहाँ पे पावर रूल लगा दीजिए। सो पावर -1 एज इट इज आगे आ जाएगा, और x का पावर 1 से घट जाएगा, -1 -1, ये हो गया -x पावर -2, अथवा इसको आप -1/x² भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा, अब यहाँ पे और एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा रब कर ले स्क्रीन को थोड़ा। ओके, चलिए अब देखिए, तो ये दो नंबर का क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ एस एक फंक्शन, यस, ये हो गया ds/dt। सो
अब ds by dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये हो गया 2t प्लस 5। अब उसके नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा 60 प्लस 7 इक्विवेलेंट आएगा 20 प्लस 7। किसका? अच्छा 4 में हम लोग आ रहे हैं, अभी 4 में आ रहे हैं। चलिए 3 नंबर तक हो गया है, 4 नंबर देख लीजिए। द एरिया ऑफ अ ब्लॉक, द एरिया ऑफ अ blot of ink is growing such that after t second its area is given by a equals to 3t square plus 7 centimeter square. Calculate the rate of increase of area at t is equals to 5 second. अब 5 सेकेंड में आपको रेट ऑफ इंक्रीज निकालने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 30 यस, ये एरिया जो दिया गया है ये दिया है 3t स्क्वायर प्लस 7। अब इसका क्या कर लीजिए आप, dA अपन dt निकाल लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो dA अपन dt निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू t प्लस 0, ये आ जाएगा 6t। अब कितना टाइम पे निकालने के लिए बोल रहा है, 5 सेकेंड। dy बाई dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक है। सो dA बाई dt एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड बोला है, यहाँ पे निकाल लीजिए। सो 6 इंटू 5 हो गया, 6 से कितना होता है 30। सो इतना ये रेट से बढ़ेगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ेगा, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या दिया गया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो कितना हो गया, एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। 5 सेकेंड में एरिया जो इंक्रीज हुआ था उसका रेट जो था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड था, ऐसे समझ लीजिए। जब 5 सेकेंड टाइम जो बोला है उस सेकेंड में एरिया का रेट मतलब चेंज होने का जो रेट है ना वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्योंकि dA बाई dt यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है। dA बाई dt इक्वल्स टू 60, इट मींस टाइम डिपेंडेंट। t का डिफरेंट वैल्यू के लिए dA बाई dt डिफरेंट आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द एरिया ऑफ सर्कल गिवन बाय a इक्वल्स टू पाई स्क्वायर वेयर r इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू r बोल रहा है। तो dA बाई, ये 5 नंबर देख लीजिए, dA बाई dr निकालने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ d बाई dr हो गया। अब a के जगह आप लिख दीजिए पाई r स्क्वायर, और पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको आप आगे लिख सकते हैं। अब ये हो गया d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, यस, ये हो गया 2r, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r हो गया 2r, और ये हो गया 2 पाई r हो गया, ठीक है। अब ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे देखिए तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल रहा है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मीनिंग ही डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव, हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यस यस यस। सो 1 नंबर ट्राई करेंगे कि होमवर्क दे आप लोगों को, कर सकते हैं कि एक करके दिखाए। आदित्य कोई सॉल्व करना पड़ेगा हमको, कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एक हम करके दिखाते हैं, सेकंड नंबर देखिए कैसे करेंगे, एक हम करके दिखाते हैं। अब सेकंड नंबर में बोली यहाँ पे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो फंक्शन दिया है इसको आप ऊपर ले जाइए, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, और ये ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, ये फंक्शन को, ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन, इसमें आपको चेन रूल लगाने के लिए हम सिखा रहे हैं। तो ये फंक्शन को पहले 2x प्लस 1 जो है इसको मन ही मन x मान लीजिए, इसको मन ही मन x मान के फॉर्मूला लिखिए। सो पावर जो ऊपर था वो आगे आ जाएगा, और x में से पावर एक घट जाएगा। तो x किसको माने हैं आप,
2x प्लस 1 को माने हैं, एक पावर घट जाएगा तो यहाँ पे -2 हो गया, और जिसको आपने x माना था अब उसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दीजिए। सो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया, है कि नहीं बताइए। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स, 2 होगा। इसमें लगाइए 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इधर हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 से ये हो गया 2। इसी तरह यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 अपन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव सेकेंड नंबर का। इसी तरह आप लोग और भी सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा। अब यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, ऊपर वाला फंक्शन को u मान लीजिए, नीचे वाला फंक्शन को v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, नीचे वाला फंक्शन को v मान लीजिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उसी तरह करना है। इससे आगे जो हम लोग ने रूल देखा था ना वही रूल है, ये रूल है, ये रूल प्रोडक्ट वाला रूल, ये Sir, I will be in the shop because the battery was approximately okay, this video is being recorded, I will send you the video and after that you can watch. okay ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया है, लॉगरिथमिक दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, और उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया गया है, वो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, आदित्य आर यू हियरिंग मी? ओके, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है sin x। अब एंगल के, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर sin x लिखा है तो ये एंगल में क्या है, एंगल में x है ना, तो sin के एंगल में x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर एंगल में थीटा लिखा हो, मगर ऐसे अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो, मान लीजिए अगर sin थीटा अगर दिया गया हो, तो हमको ये चाहिए वास्तव में डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा अपन डी थीटा चाहिए। जो एंगल में दिया रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अगर x दिया है तो उसी के रेस्पेक्ट में करना है, अगर थीटा दिया है तो उसी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x cos x होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता है। ये सब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कभी भी इसका यूज हो सकता है। सो जस्ट लर्न इट, इसको याद कर लेना है अच्छी तरह से। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है माइनस sec x डॉट tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x डॉट cot x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, log टू द बेस e, log टू द बेस e, इसको ln भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको d बाई डी एक्स ऑफ ln x, क्या बोले, ठीक है। ये थोड़ा स्क्रीन रब कर ले यहाँ का, कॉपी की है न्यूमेरिकल वगैरह, थोड़ा हम डिलीट यहाँ पे कॉपी, इसको हटा लेते हैं, रब कर लेते हैं स्क्रीन। चलिए, कौन समझ में नहीं आया, कौन नंबर, इसमें समझना क्या है, इसमें ये फॉर्मूला वगैरह है, हाँ ये अभी हम समझाते, इसको याद कर लेना है अच्छे से। अब देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकता है log x बोले, अथवा इसका लिखने का तरीका है d बाई डी एक्स, अगर log अथवा log टू द बेस e भी बोल सकता है, log टू द बेस e, अथवा log टू द बेस e को हम लोग ln बोलते हैं, तो इसको d बाई डी एक्स ऑफ ln x भी बोल सकते हैं। लिखने का तरीका है log x बोलिए, अथवा log टू द बेस e x बोलिए, अथवा ln x बोलिए, इसका डेरिवेटिव होता है 1 by x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 by x। सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन देखिए,
डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ए एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको देखिए करने का टेक्निक, इसको चेन रूल हम लोग कैसे लगाएंगे, इधर देख लीजिए आदि, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ई के ऊपर में जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको डेरिवेटिव ऑफ या डी, पहले एक्स था अब यहाँ पे हम ए एक्स करेंगे इनटू ई टू द पावर ए एक्स करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं अपन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स करेंगे अपन डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। आदित्य ये समझ में आया हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए तो चेन रूल लगा रहे, चेन रूल लगा रहे। अब ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, ये फॉर्मूला बताइए तो, ये तो 1 होता है, आपको तो मालूम है ये तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए ई के ऊपर में जो पावर था एक्स उसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर है ई का पावर ए एक्स है, यहाँ ई का पावर ए एक्स है और ए एक्स ही के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप सिंपली लिख सकते हैं ई रोज टू द पावर ए एक्स, इतना का तो काम हो गया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला में हम लोग फिट करके काम कर लिए। अब ये टर्म को कैसे करेंगे, ये टर्म, अब यहाँ पे देखिए ये टर्म में ए जो है, ए तो एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को आप आगे निकाल लीजिए, सो डी एक्स अपन डी एक्स, डी एक्स अपन डी एक्स, सो डी एक्स अपन डी एक्स 1 हो गया, सो ए आगे ई रेज टू द पावर ए एक्स, ये से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ये फॉर्मूला जो यहाँ पे डिराइव हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे ए ई पावर ए एक्स जो आया है, ऐसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं चेन रूल लगा करके, चेन रूल लगा करके ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला को याद रखना, ये चाहिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स वो क्या होता है, ई एक्स ही होता है। यहां तक बातें क्लियर हुई, ठीक है चलिए। सो ये एक्सप्रेशंस यूज होगा, डायरेक्ट यूज होगा, सो इतना याद कर लेना है, ये डेरिवेटिव हो गया। अब मैक्सिमा एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, अब इसको मैक्सिमा और मिनिमम, अब जैसे इसका हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, अब ये डेरिवेटिव आप यहाँ पे देख लीजिए ना, उसके बाद इसी का एप्लीकेशन पार्ट में ले जाएंगे। यही फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, दूसरा स्लाइड में है। अच्छा फॉर्मूला समझ में आ गया ना, डेरिवेटिव बस याद कर लेना है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, इसको जब अप्लाई करेंगे तब अभी हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, बस एक लाइन यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्या है। अगर कोई फंक्शन, अब क्या बोले, हाँ डिटेल में ही बता देंगे, बस यहाँ पे दीजिए कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, अब कोई भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यूज करके। यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया गया हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये कोई फंक्शन दिया गया है, अब इसका क्या कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पढ़ रहे हैं, कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। अगर कोई भी फंक्शन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है, dy अपन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 0। दोनों मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए दोनों यहाँ देखिए तो कंडीशन फॉर मिनिमा एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मिनिमा में भी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देना है, मैक्सिमा में भी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देना है। लेकिन अगर मिनिमा के लिए आप कंडीशन निकाल रहे हैं तो उसमें जो है सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा, उसका वैल्यू 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन जब मैक्सिमा के लिए आप निकालेंगे उसमें जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो 0 से कम होगा।
0 से कम होगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिस पॉइंट पे आप वो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों का 0 होगा। क्यों 0 हो गया? यहाँ पे देख लीजिए, ये एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे दीजिए, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx क्या देता है? ये dy बाई dx क्या देगा? टेंजेंट देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव हमको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया गया है मैक्सिमा और यहाँ पे मिनिमा लिख करके, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों पॉइंट पे जब भी आप स्लोप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पॉइंट पे जब आप स्लोप ड्रॉप ऐसे, ये लाइन क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0 0, स्लोप हो जाएगा 0, है कि नहीं? देखिए तो आदित्य, ये पॉइंट और ए और बी पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा टेंजेंट? हाँ, तो टेंजेंट देखिए हो गया हॉरिजॉन्टल। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है? dy बाई dx क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब यहाँ पे टेंजेंट हो गया हॉरिजॉन्टल, तो इसका स्लोप क्या हो गया बताइए? स्लोप क्या हो गया? यस, स्लोप हो गया 0, tan थीटा 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया। इसीलिए मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केस के लिए ये dy बाई dx जो है ये होगा 0। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केस के लिए dy बाई dx होगा 0। लेकिन जब आप मिनिमा निकाल रहे होंगे तो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, एंड फॉर मैक्सिमा इसका वैल्यू होगा लेस देन 0, ठीक है? लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में होगा 0। अब देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तब देखिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 कर देना है, वहां से आ जाएगा x का वैल्यू, और वो x को किस में ले जाकर के पुट करना है? सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है। तो उसके बाद चेक करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब मिनिमा का केस है, समझे? अगर वैल्यू लेस देन 0 आया तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन अगर 0 आया तो वो मैक्सिमा का केस है। ये वाला हाँ, सॉल्व कर देते। इधर देखिए, तो ये एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है? अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो dy बाई dx निकाल करके 0 कर दीजिए। ये जो फंक्शन दिया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और निकाल के 0 करिए। सो इसका डेरिवेटिव कीजिए, सो डी बाई dx, अब y की जगह पर आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालिए, ये 5 इंटू 2x हो गया, ये माइनस 2 इंटू 1 हो गया, ये 0 हो गया इक्वल्स टू 0। ये हो गया 5 टू 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू हो गया 2/10 दैट इज 1/5। तो x का वैल्यू कितना आया? 1/5। अब यही फंक्शन का आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। dy बाई dx तो आपने निकाल लिए, dy बाई dx आपको आ गया है। dy बाई dx आपको क्या? नहीं नहीं, रूट थोड़े है जो प्लस माइनस में आएगा, रूट नहीं ना है। यहाँ पे ऐसे दिया गया 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 10x हो गया, माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 2 हो गया, सो x इक्वल्स टू 2/10 दैट इज 1/5। रूट नहीं ना है जो प्लस माइनस आएगा, रूट अगर रूट रेडिकल साइन होता तो उस समय आता, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू x का कितना आया? 1/5। अब ये वैल्यू को कहाँ ले जाकर के पुट करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। आप निकाल लीजिए d2y/dx स्क्वायर। dy बाई dx आया कितना? अब ये जो अभी हमने सॉल्व किया है इसमें dy बाई dx कितना आया? dy बाई dx हम आया है 10x माइनस 2। अब ये जो dy बाई dx है इसका फिर से डेरिवेटिव करना है। अगर इसका आपने डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे d2y अपन dx स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव d अपन dx और dy बाई dx कितना आया है 10x माइनस 2। अब ये करके देखिए, अब इसका हो जाएगा 10 इंटू 1, अब ये हो गया -0 क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो गया। सो d2y अपन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 10। समझ रहे हैं आदित्य, ये वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। 10 इज ग्रेटर देन 0, ये नंबर जो 10 है दिस 10 इज ग्रेटर देन 0। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू है 0 से ज्यादा है, दैट इज केस फॉर मिनिमा। समझे आदित्य? हेलो, यस, केस फॉर मिनिमा हो गया। अब यहाँ पे कंफर्म हो गए हम कि मिनिमा का केस है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सो विच इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने का मतलब ये मिनिमा का केस है। सो मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, जो सॉल्व करके आप dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करके जो x का वैल्यू आपने कैलकुलेट किए थे, x इक्वल्स टू 1/2, सो उसी वैल्यू पे वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज y मिनिमम कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये फंक्शन में x के जगह पे 1/5 रख के सॉल्व कर लेना है। सो 5 इंटू 1/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4/5 आएगा। और यही 4/5 क्या है, दिया गया फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। समझे? समझे आदित्य बाबू? हाँ ठीक है, इसी तरह समझना है। सो अगर यहाँ पे हम लोग पहले चेक करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सो कोई भी फंक्शन दिया गया हो, कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी फंक्शन दिया गया हो, उसमें क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा हुआ, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आया, d2y अपन dx स्क्वायर पॉजिटिव आया, तो उस समय में मिनिमा का केस हुआ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यहाँ पे देखे तो मिनिमा का केस में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए हम रब कर देते हैं। मिनिमा का केस में क्या दिया गया है, d2y अपन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो मिनिमा का केस हो गया। और मैक्सिमा का केस में क्या होगा, d2y अपन dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों का 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों का 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ठीक है आदित्य, ऐसे याद कर लेना है। अब चलिए इंटीग्रेशन में चलते हैं। अब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप बोल सकते हैं, जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है। सो इन इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस का दो भाग होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो इन इंटीग्रल कैलकुलस the differential coefficient of a function is given, we are required to find the function. Integration is basically used for summation. अगर किसी भी फंक्शन को सम करना पड़े, अगर जोड़ना पड़े, तो उस समय में हम इंटीग्रेशन अथवा ये सिंबल का यूज करते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन है। अथवा इसको समेशन भी बोलते हैं। अगर इंटीग्रेशन का यूज एक्चुअली ये समेशन अथवा जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। सो समेशन इज यूज्ड फॉर समेशन। दिस साइन जो है, ये साइन को हम लोग, दिस साइन इज यूज्ड फॉर समेशन इन डिस्क्रीट वैल्यू, व्हाइल इंटीग्रल साइन इज यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर डिस्क्रीट फंक्शन को जोड़ना है तो हम ऐसे समेशन का साइन यूज करेंगे, अगर कंटीन्यूअस फंक्शन को जोड़ना है तो हम इसे इंटीग्रल का साइन करेंगे। ये दोनों का काम क्या करना है, जोड़ना है। ये दोनों का काम क्या है, जोड़ना है। इंटीग्रेशन और समेशन का काम जोड़ना है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो हम इंटीग्रल के, इंटीग्रेशन के मदद से उसको जोड़ेंगे। अगर फंक्शन डिस्क्रीट हो तो उसको हम समेशन के हेल्प से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं समझना है।
अब यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे समझ लीजिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स होता है, सो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स भी क्या होगा, साइन एक्स होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx ऐसे लिखना पड़ेगा, ये लिखने का तरीका है। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एक फेमस फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज होगा। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला, ये थोड़ा हम इधर रब कर लेते हैं। लेट मी रब स्क्रीन। ये सब आपने कॉपी कर लीजिए स्क्रीन में। और भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ ही क्वेश्चंस कीजिए, अथवा जो पॉइंट्स स्क्रीन में बोलते हैं उसको लिखते चलिए कॉपी में। अब यहाँ पे ये आपको याद कर लेना आदित्य, यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना, कि थोड़ा बड़ा करें। यहाँ पे देखिए, इफ आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आई हो विथ रेस्पेक्ट टू एस, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, इसको लिखने का तरीका, I equals to integration of f of x dx. So I is the integration, ये साइन जो है इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, f of x with respect to dx। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर c कोई, अब इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट भी आएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया, अब इसका इंटीग्रेशन आपने किया, इंटीग्रेशन मान लीजिए इसका कुछ इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन जो दिया है इसका डेरिवेटिव अगर दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। ये ऐसे बोल रहा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का cos x होता है, अगर यहाँ पे ऐसा दिया गया है, मान लीजिए ना cos x dx दिया गया है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस c लिख सकते हैं। इस टाइप के एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में। अब बाद में साइन हट जाएगा, बाद में साइन हट जाएगा। और यहाँ पे ये सिंबल जो दिया है, ये f ऑफ x लिखा गया है, और यहाँ पे f डैश ऑफ x लिखा गया। इसका मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, यहाँ पे मौजूद है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। इस तरह आप समझ सकते हैं। सो देखिए, अगर इसी फंक्शन को इफ वी प्रोसीड टू ऑब्टेन द इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, अब इसका अगर इंटीग्रेशन, इफ वी प्रोसीड टू ऑब्टेन इंटीग्रल ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, हमको ये चाहिए, हमको ये वाला फॉर्मूला अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला को डेरिवेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में यही एक फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फॉर्मूला होता है x एज इट इज, पावर को 1 से बढ़ा दीजिए, और जितना पावर ऊपर में है n+1 वही पावर नीचे भी लिखिए। यही इसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देखिए कैसे डिराइव हुआ है यहाँ पे। अब हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तब यहाँ पे देखिए, हमको डेरिवेटिव ऑफ x पावर n ये निकालते हैं, पहले ये निकालते हैं। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। हमको ये फॉर्मूला निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, वो देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n+1। अब इसका डेरिवेटिव, पहले जो पावर था उसको एज इट इज आगे लिख लीजिए, और उसके बाद जितना पावर था उसमें से 1 घटा दीजिए। तो पावर n+1 है, इसमें से 1 घटते ही पावर हो गया x पावर n। अब ये जो फंक्शन है, इसके दोनों तरफ क्या कीजिए, इंटीग्रेशन लीजिए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अथवा सिंस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर इसका
इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है कि नहीं आदित्य? समझ रहे हो आदित्य? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n प्लस 1, क्या बोले? अच्छा अच्छा, लिखने का मौका, लिखिए लिखिए लिखिए। सो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो गया n प्लस 1 एक्स पावर n। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए, अथवा इस लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो वही किया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव अगर राइट हैंड साइड आ रहा है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 एक्स पावर n dx। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? बस डेरिवेटिव आ जाएगा, रिवर्स प्रोसेस करके लिखा गया है, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें ही अब इसको चेंज कीजिए, अब यहाँ पे n प्लस 1 एक कांस्टेंट है, ये आगे निकल गया, अब हो गया इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे करते हैं, हमको चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे फंक्शन क्या है, x पावर n प्लस 1। यहाँ पे देखिए हमको चाहिए x पावर n प्लस 1, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है बाबू? अब यहाँ पे देखिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए, n प्लस 1 एज इट इज आगे आ जाएगा। अब x का पावर 1 घट जाएगा, पहले n प्लस 1 था माइनस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया n प्लस 1, अब इसका पावर हो गया x पावर n। अब यहाँ देखिए तो x पावर n जो है, x पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, n प्लस 1 x पावर n। अब क्या करेंगे, अब अगर इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल इसे आगे समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ना, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर कॉस एक्स को आपको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ये तो हमको मालूम है, अब यही फंडा यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यही फंडा यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ अब ये इधर राइट हैंड साइड में जो है उसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 पावर x पावर n dx क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आदित्य? ये बात है नीचे में जो मैंने लिखा, यस। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको इवेलुएट कर लीजिए, n प्लस 1 एक कांस्टेंट टर्म है, आगे आ जाएगा n प्लस 1। अब इंटीग्रेशन हो गया x पावर n dx, अब इधर हो गया x पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले बना रहे हैं, एक्चुअली फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, यही फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब यही यहाँ पे डिराइव करके दिखाया गया है, इधर देखिए तो यही फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला है, इधर देख लीजिए, ये फॉर्मूला द अबव फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n एक्सेप्ट -1। ये जो फॉर्मूला अभी आपने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला सभी n के सभी पावर के लिए, n के सभी वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, n के सभी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला ठीक बैठेगा, लेकिन -1 के लिए नहीं, एक्सेप्ट -1 उसमें नहीं आ जाएगा। ये फॉर्मूला n के ऑल वैल्यू के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट n इक्वल्स टू -1।
-1 के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों? -1 अगर मान लीजिए ना x इंटीग्रल x पावर -1 dx है, तो ये फॉर्मूला में अगर आप लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है, x का पावर 1 से बढ़ा दो, -1 +1 हो गया, अब नीचे भी -1 +1 हो गया, तब x का पावर ऊपर में क्या बचा, x पावर 0, नीचे भी हो गया 0, ये तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, समथिंग डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनेटिव होगा ना, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। सो अगर x का पावर -1 है तो हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और -1 अतिरिक्त, -1 के बाहर, -1 के सिवा अगर और कोई पावर है तो चलेगा, -1 नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर -1 है तो एक यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सो 1/x dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log टू द बेस e x अथवा log x। क्यों ऐसे हुआ? अब ये बात आपको मालूम होगा आदित्य, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, d/dx ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx भी क्या होगा, log x होगा। अगर मैं log x लिख रहा हूं तो उसको, अगर सिंपली मैं log x लिख रहा हूं तो समझिए log टू द बेस e लिख रहा हूं, ठीक है, log टू द बेस e। यहां तक बातें क्लियर हुई आदित्य? हाँ, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है, सो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, क्योंकि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये नीचे वाला फॉर्मूला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x dx होता है log x। So similarly, the formula for integration of some other functions can be obtained if we know the differential coefficients of various functions। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर हमको डेरिवेटिव पता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर राम का डेरिवेटिव श्याम है तो श्याम का इंटीग्रेशन भी राम होगा। समझे आदित्य बाबू? राम का डेरिवेटिव अगर श्याम है, राम का डेरिवेटिव अगर श्याम है तो श्याम का इंटीग्रेशन राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, फ्यू बेसिक फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फॉर्मूला क्या बोले, नहीं समझे? हाँ, फॉर्मूला यहाँ पे और फॉर्मूला बता रहे हैं। ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला ये 2 फॉर्मूला था, ये अभी नीचे भी आएगा, ये थोड़ा हल्का थ्योरी पार्ट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx हो जाएगा ये फॉर्मूला, अभी जस्ट हम लोग ने डिराइव भी किया है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx हो जाएगा x पावर n+1 अपन n+1 एक कांस्टेंट c, बस ये फॉर्मूला में n-1 नहीं होना चाहिए। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा। और क्योंकि इधर देखिए यहां से आ गया, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंस बोल करके लिखा गया यहाँ पे देखिए, तो cos x का डेरिवेटिव sin x होगा, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x dx। इंटीग्रेशन हमेशा dx के साथ लिखना पड़ेगा। सो cos x का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस को उस तरफ पठा दीजिए cos के साथ, सो -cos x हो जाएगा, यहां से ये आ रहा है। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x। log x का डेरिवेटिव 1/x, सो 1/x का इंटीग्रेशन log x। फॉर्मूला एकदम आसान है याद करने के लिए, अगर आपको डेरिवेटिव मालूम है तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x होता है e पावर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x भी क्या होगा, e पावर x ही होगा। बस इंटीग्रेशन में प्लस सी कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ता है आपको, बस इतना बात है और कुछ नहीं। इतना से आपका बेसिक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही फॉर्मूला यूज होगा, और इससे ज्यादा तो आपको मैथ में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिजिक्स में बस यही डेरिवेटिव का मैक्सिमम टाइम यूज होने फॉर्मूला
फिजिक्स में डेरिवेटिव का मैक्सिमम ये फॉर्मूला यूज होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अब ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इंटीग्रेशन का भी यही फॉर्मूला, एक्स पावर एन डी एक्स। अब क्या है फॉर्मूला, एक्स एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी। समझ में आया बाबू आदित्य? चलिए अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिया गया है, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद हाँ बताइए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ 2t प्लस 3t स्क्वायर। हाँ उसके बाद हाँ कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया गया है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी जो है ये ds अपन dt इसको हम लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पे ds जो है ds इक्वल्स टू v टाइम्स dt लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, सो ds का इंटीग्रेशन। अब ये साइन हमको आपको पढ़ाने का भी ये एक्चुअल में सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल है, फिर भी हम करा देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो उसको हम लोग सिंपली x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम x लिख सकते हैं। उसी तरह वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds भी क्या हो गया, s हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v का फंक्शन क्या दिया है, 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dt हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। साइन ऑफ इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, ये हो गया 2t, ये हो गया 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt, ऐसे लिख सकते हैं, यस। अब इसको इवेलुएट कर लीजिए, 2 एक कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो गया, प्लस 3 भी कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, 3 भी एक कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आगे जो फॉर्मूला था ये 2 एज इट इज हो गया, और t का पावर 1 से बढ़ जाएगा, सो t स्क्वायर अपन 2 हो गया, ये 3 इंटू इसका पावर 1 से बढ़ जाएगा, t क्यू अपन 3 हो गया। समझ में आ रहा है, 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया t स्क्वायर प्लस t क्यू। सो यो s का जो पोजीशन, s का जो फंक्शन आया है वो s इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस t क्यू है कि नहीं। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू कितने सेकेंड में पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2 सेकेंड। वहां पे निकाल लीजिए, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसका पोजीशन क्या होगा, s इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 2 पावर क्यूब, ये हो गया 4, ये हो गया 8, दैट इज 12 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। आंसर मिला, यस यस। हाँ ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का है, हम बाद में कराएंगे, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी इस चैप्टर में अभी हम ढुके ही नहीं है, अभी तो हम बेसिक मैथमेटिक्स ही बता रहे हैं, उसके बाद अप्लाई करने के लिए हम सिखाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ क्वेश्चन देगा, बेसिक क्वेश्चन है, अप्लाई करने के लिए सिखा रहा है। अब ऐसे आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, अभी सिखाएंगे, काइनेमेटिक्स अच्छे से सिखाएंगे।
हाँ हाँ, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। हाँ, अब चलिए, अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, अब ये आपको सॉल्व कर लेना है। इधर देखिए, इलस्ट्रेशंस देखिए, इधर जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए, और उसको बाद बाकी क्वेश्चन आप हमको पठाइए, भेजिए, हम करके भी भेजेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में फोकस होइए। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ाएंगे उस समय कराएंगे। अभी ये अच्छे से देख लीजिए, फिर इसी का एप्लीकेशन पार्ट दूसरे वीडियो में होगा, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 11/2 dx बोला है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पावर दिया है उसमें एक ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए, वही पावर में एक ऐड है, और ऊपर में जितना पावर बना वही नीचे में भी लिख देना है, और इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आसान है। अब ये सेकंड नंबर देखिए, पावर है -7, तो -7 + 1 हो गया, और ऊपर में जितना है -7 + 1 वही नीचे भी लिखना है, +c। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे पावर दिया है P/Q, तो P/Q + 1 हो गया, और नीचे भी जितना पावर ऊपर पावर था उतना ही पावर नीचे भी होगा, दैट इज P/Q + 1, एक कांस्टेंट हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, P+Q टाइम सिंप्लीफाई करके यहाँ आप लिख सकते हैं, एकदम आसान है। अब इसका इवैल्यूएशन देखिए कैसे किया है। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब x² dx कैसे, एक पावर बढ़ेगा और जितना बढ़ा उतना ही से डिवाइड करना है। ऊपर में पावर हो गया 2 + 1 दैट इज 3, सो 3 से ही डिवाइड करना है, डिवाइड अपन 2 + 1 दैट इज 3। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, सिंपल, इससे आगे वाला फार्मूला, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log टू द बेस ex, और एक कांस्टेंट ऐड कीजिए, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर हो गया x²/3 माइनस sin x प्लस log x। इसको नहीं तोड़ सकते, इतना फाइनल आंसर, x³/3 माइनस sin x प्लस log e x प्लस a, इतना तोड़ सकते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे एक बिगिनर्स बॉक्स बोल के दिया है, आप सॉल्व कीजिए इसको, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, x पावर 1/2। अब यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, पहले इसको अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला में पहले एक्सपांड कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन को अंदर सम में ले जाना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला को एक्सपांड कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला को एक्सपांड कर लीजिए, उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा के प्रत्येक टर्म को सॉल्व कर लेना है। ठीक है आदित्य, अब यहां पर भी, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये भी आसान है, इसको सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a/x² dx। अब ये भी इंटीग्रेशन ऑफ b/x dx हो गया। अब a बाहर आ गया, ये हो गया, बाहर आने के बाद यहाँ x² है, तो x² को ऊपर ले जाइए, x पावर -2 dx हो गया। अब यहाँ पे b आया, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो गया। 1/x का क्या होता है बोलिए, यहाँ पे आप सीधे लिखिए a x पावर -2 + 1। अब यहाँ पे -2 + 1 होगा -1 नेट पावर, तो -1 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस b टाइम्स log e x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे -1 से डिवाइड किए हैं, ऊपर में देखिए तो पावर ये पावर ऊपर में कितना होगा, पावर एक बढ़ाना है, तो ऑलरेडी था -2, या मोटा हो गया थोड़ा, ऑलरेडी था -2, तो -2 + 1 करना है, -2 + 1, और डिवाइड भी करना है -2 + 1 से, तो कितना हो गया, a का पावर x पावर -1, नीचे भी -1 प्लस b टाइम्स log x प्लस c, इतना लिख सकते हैं। इस तरह आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आसान है। अब एक डिफिनिट इंटीग्रल बोल के है, डिफिनिट इंटीग्रल मींस कुछ नहीं, अब लिमिटिंग वैल्यू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू अगर पुट करना पड़े। अब ऐसे मान लीजिए ना, ये एक इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दिया गया है,
अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दिया गया तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सिंपली एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेट करके आया है इसमें आपको क्या कर देना है, लिमिट पुट कर देना है। a इज द लोअर लिमिट वेयर b इज द अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट वेयर b इज द अपर लिमिट, ये लिमिट पुट कर देना है। अब लिमिट पुट करते ही ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब कभी इंटरवल डिफाइन कर देगा 2 सेकेंड टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। इसको हम हाँ अपर लिमिट को पहले रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे एरिया अंडर अ कर्व एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का एक्चुअल में यूज क्या है, ये वास्तव में हमको एरिया अंडर द कर्व देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे f ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ x एक फंक्शन दिया गया है। अब वहां पे इसने क्या किया, 2 पॉइंट लिया, x इक्वल्स टू a एक पॉइंट और दूसरा x इक्वल्स टू b एक पॉइंट, 2 पॉइंट लिया। और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप्स इसने काटा जिसका हाइट y है और थिकनेस है dx, समझ रहे हो आदित्य? हाँ यहाँ पे थोड़ा एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है, इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है ये, इसका थिकनेस हो गया, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप्स जो इसका थिकनेस हो गया dx और इसका हाइट हो गया यहां से यहां तक, हाइट जो है हाइट हो गया y। और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू a, ये लोअर लिमिट का वैल्यू हो गया, और x इक्वल्स टू b अपर लिमिट का वैल्यू हो गया। सो लिमिटिंग वैल्यू a टू b f ऑफ x dx। अब यहाँ पे देखिए f ऑफ x dx अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सैडेड एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्सिस आ जाएगा। ये कर्व और एक्सिस के बीच में जो सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया आपको इंटीग्रेशन दे देगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x between the limit a to b where a is the lower limit and b is the upper limit, क्या देगा आपको, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट देगा, and that area is between curve and the axis। यहाँ पे देख लीजिए एरिया ऑफ स्मॉल सॉन डार्कली सैडेड दैट इज एरिया हम लिख सकते हैं y टाइम dx। अब रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे देखिए तो हम रब करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थिकनेस, इसका हाइट हो गया y, ऐसे आप मान सकते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप्स ऐसे मान सकते हैं, देखिए तो बीच वाला में से काट सकते हैं ऐसे, ये जो है ना इसी को हम काट के यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ठीक है। इसका थिकनेस जो है, थिकनेस हो गया dx और इसका हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया y, क्योंकि अलोंग y एक्सिस है, यहाँ पे देखिए ना अलोंग y एक्सिस इसका हाइट हो गया y। और ये कर्व का जो ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a और ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू b। सो a और b क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब ये जो एरिया जो है ये स्मॉल एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया बोलिए तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह दिख रहा है आदित्य, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। सो इसका एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, y टाइम्स dx दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है कि नहीं, dx हो गया इसका ब्रेथ और हाइट इसका लेंथ हो गया y टाइम्स dx। अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रिप्स का छोटा सा एरिया हो गया, ये जो स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स पूरा एरिया तो इतना हो गया पूरा एरिया, लेकिन ये क्या है स्ट्रिप्स का छोटा सा एरिया अगर हमको लिखना है तो उसको हम लिखेंगे y टाइम्स dx। और अगर हमको पूरा एरिया चाहिए, ये स्ट्रिप्स का अगर पूरा एरिया चाहिए तो क्या करें, ये छोटा सा एरिया जो है इसी और भी स्ट्रिप्स हम काट सकते हैं, इसी तरह और भी स्ट्रिप्स काट सकते हैं इसी तरह, है कि नहीं आदित्य बताइए। और सबको क्या करेंगे, काट के जोड़ देंगे, ये जो साइन है समेशन का साइन है, इसको हम जोड़ने का साइन बोलते हैं, जोड़ देंगे, अथवा इसको हम क्या इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रल साइन भी लगा सकते हैं, ये जो साइन है इसको जोड़ सकते हैं अथवा इंटीग्रेट कर सकते हैं, y टाइम्स dx। यहीं पे इंटीग्रेशन का रोल है, एप्लीकेशन हो गया, ये कर्व का एरिया दे देगा, यही यहाँ पे लिखा है। सो और y को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, वो x का जो लिमिट था x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, वही लिमिट लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और y dx को ही क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
ए टू बी y को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x dx। सो ये अगर आप जब ये इंटीग्रल आप इवेलुएट करेंगे तो ये क्या दे देगा, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह इलस्ट्रेशंस में दिया गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालिए। देखिए अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू अपन 3 हो गया। अब 1 और 5 क्या हो गया, 1 हो गया लोअर लिमिट और 5 हो गया अपर लिमिट। अब इसी हाँ यहाँ पे इवेलुएट ऐसे करके दिया गया ना, देखिए ना अभी अभी 1 और 5 दिया गया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, एक्स क्यू अपन 3 हो गया, ये 1 और 5 हो गया, ये 3 को आगे आगे ले आइए, 3 को आगे ले आइए, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो वैल्यू है ना, ये वेरिएबल में ही पुट करना है। 3 को आगे ले आइए और x में पहले 5 रखिए, 5 क्यूब हो गया, फिर x में क्या रखिए 1 रखिए, 1 क्यूब हो गया। सो ये हो गया 1/3, 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, 1 क्यूब मीन्स 1, तो 125 माइनस 1 हो गया 124/3। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए, इसमें लिमिट इन्फिनिटिव अपर लिमिट और लोअर लिमिट आर दिया गया है, और इसी तरह ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें भी लिमिट आप पुट कर सकते हैं। पहले कांस्टेंट को आगे, अब ये क्वेश्चन देखिए तो कैसे करेंगे, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल, पहले कांस्टेंट को आगे लिख लीजिए, के एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज को भी आगे लिख लीजिए Q1 Q2, और यहाँ पे देखिए ना विथ रेस्पेक्ट टू x हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का फंक्शन ही रखना है और किसी का फंक्शन नहीं रखना है, सिर्फ x का फंक्शन रखना है। सो माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ R1 R2, समझ रहे हैं आदित्य, 1/x² dx इतना लिख सकते हैं, बताइए। ये माइनस साइन ऑलरेडी है, अब इसको हाँ इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। अब देखिए माइनस ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे k हो गया, Q1 Q2 हो गया। अब इसको तो हम ऐसे ले जा सकते हैं x⁻⁻2 ऊपर लेकर के, ये हो गया dx, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब इधर हो गया माइनस, इधर हो गया k Q1 Q2। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, x का पावर 1 बढ़ा दीजिए, -2 + 1, और -2 + 1 मतलब -1, नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसमें पुट करना है लिमिटिंग वैल्यू R1 R2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये ऊपर वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। अब ये हो गया प्लस, एक मिनट, अब ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k टाइम्स Q1 Q2, और यहाँ पे देखिए अब x का पावर कितना हो गया, x का पावर -1, -1 को नीचे लाइए, ये 1/x लिख सकते हैं इसको, आदित्य। अब ये हो गया k, ये Q1 Q2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह R1 एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए R2, उसके बाद लोअर लिमिट पुट कीजिए R1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1। आंसर कंप्लीट। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज है, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया Q1 Q2 चार्ज हो सकता है। हाँ। नहीं नहीं चार्ज वगैरह इसमें तो आप वैल्यू अब ऐसे आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था, यहाँ पे dx दिया गया है, तो इसका मतलब x वाला टर्म को अंदर रखना है और बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर ले जाना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद। हाँ फर्स्ट, हाँ योग, यस ये फर्स्ट वाला में आपको क्या करना है, x² को नीचे ही रखना है, और ये ऊपर का जो ये टर्म है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये सबको बाहर ले जाना है, ये सबको साइन के बाहर ले जाना है और सॉल्व कर लेना है। उसी तरह यहाँ भी देखिए कैपिटल M को बाहर ले जाना है, और इंटीग्रेशन में dv है कि नहीं है, dv, इसको मतलब विथ रेस्पेक्ट टू v आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू v चाहते हैं, हाँ तो v को रखना है और m को बाहर ले जाना है। अब इधर देखिए, इधर तो विथ रेस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, तो ये टर्म तो x ही है, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा। इधर देख लीजिए साइन x का
साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, उसमें लिमिट पुट कर दीजिए, कॉस एक्स का निकाल लीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, यहाँ भी कॉस एक्स का निकाल लीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 है, कर सकते हैं। Yes. ठीक है, अब आगे चलिए, एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटीग्रल। अब कोई भी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना हो कोई भी इंटरवल में, इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, फॉर्मूला बस ही दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, देख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। कोई एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इसका इंटरवल दिया है ये x ranging from x is greater than or equals to a and less than or equals to b। अब ये एक इंटरवल में ये एक फंक्शन दिया है, अब इसका एवरेज वैल्यू बोल रहा है निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y या सिंबल ए भी से हम उसको डिनोट करेंगे, इसको लिखना है। हाँ, ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, इससे आगे जो आपको बताए ना ये एरिया वगैरह निकाले ना, हाँ यही एप्लीकेशन है। कभी सीधे आपसे हिसाब पूछ देगा तो यहाँ पे आप लिख देना है, सिंपल। हाँ, यहाँ पे आप समझ लीजिए, पहले यहाँ पे क्या करना है, जो फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है, ये तो समझ में आ गया आपको। और जिस इंटरवल में निकालने के लिए बोला है वो इंटरवल लिख दीजिए a टू b, और नीचे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है, और यहां पर भी इंटरवल लिख दीजिए a टू b। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, एवरेज निकालने का फॉर्मूला y a b। सो ऊपर, अब इसको देखिए तो ऊपर हम लिख सकते हैं y dx a टू b, और नीचे बोलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा आदित्य। Yes. अब यहाँ a टू b हो गया, अब वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन y dx यहाँ हो गया a टू b अपन, अब x का वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह b माइनस a। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y एवरेज, ये y एवरेज का फॉर्मूला हो गया। सो जो फंक्शन दिया है उसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, और नीचे क्या कीजिए b माइनस a, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आ जाएगा। अब हाँ देखिए, अभी इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अब कार का एवरेज वेलोसिटी निकालो बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए तो आदित्य, ये y dx को आप पहचान रहे हैं, इससे पहले ये क्या है, y dx वास्तव में एरिया है कि नहीं है बताइए तो, इससे पहले समेशन वाला फॉर्मूला में ये एरिया है कि नहीं है, एरिया ऑफ ग्राफ है वास्तव में y dx। समेशन वाला एग्जांपल में चलिए, इससे आगे जो समेशन वाला एग्जांपल, जस्ट मिनट, हाँ यही वाला एग्जांपल, यहाँ पे देखिए तो ये जो क्या है, ये y dx क्या दे रहा है, y dx सैडेड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एरिया दे रहा है ना, देखिए तो एरिया देगा, ये डेरी इंटीग्रेशन जो है y dx एरिया देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, अब ये ग्राफ में अब इसका एवरेज वैल्यू निकालो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन फर्स्ट 25 सेकंड, फर्स्ट 25 सेकंड में एवरेज वैल्यू निकालना है। ये ग्राफ इतना पोर्शन का ग्राफ है, देखो इतना पोर्शन का ग्राफ है, तो इसका एक इंटरवल ये हो गया a इक्वल्स टू 0 हो गया, दूसरा इंटरवल b इक्वल्स टू 25 हो गया। ठीक है, और इसका जो एवरेज आप निकालोगे, अब इसका जो एवरेज निकालोगे ए भी, हाँ यस 0 और 25 के बीच में निकालना है, एवरेज जो आप निकालोगे ये हो जाएगा y। अब फंक्शन यहाँ पे तो y और dx में नहीं दिया है, फंक्शन तो दिया है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt,
जिसके रिस्पेक्ट में दिया है वही लिखना है। सो एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए? v यस इंटीग्रेशन v dt। अब यहाँ पे 0 to 25 वो लिमिट लगाना है और नीचे क्या करना है b माइनस ए दैट इज 25 माइनस 0। ठीक है आदित्य? अब v dt क्या है? v dt और इंटीग्रेशन v dt इज द ग्राफ। हाँ 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 यहाँ पे देखिए तो ये जो टाइम जो एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया है, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था तो टाइम था 0, है कि नहीं? जब यहाँ पे था तो ए हो गया 0, जब यहाँ पे 25 सेकेंड पे आया तो टाइम हो गया 25 अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। ये फिगर के अकॉर्डिंग उस तरह इस पे प्लॉट कीजिए। अब ये ऊपर जो फंक्शन लिखा गया है इसका मीनिंग होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 25 सेकेंड। अब ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे एरिया? अब सिंपली आप निकाल सकते हैं, दो रेक्टेंगल मान लीजिए। अब ये इसको फर्स्ट एरिया, इसको सेकेंड एरिया, इसको थर्ड एरिया करके निकालते हैं। चलिए चलिए फर्स्ट एरिया निकाल लीजिए। फर्स्ट एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है? 10। हाइट कितना है? 20। पहले का एरिया निकालिए ट्रायंगल का। 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट कितना है? 20। ये आ जाएगा आपका कितना? यस ये आ गया 100। अब दूसरा का एरिया निकाल लीजिए, दूसरा फिगर का एरिया निकाल लीजिए। रेक्टेंगल है, कितना होगा? 10 माइनस 20। किसमें? अब एरिया का फॉर्मूला है ना रेक्टेंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे 100 आ गया। अब दूसरा सेकेंड नंबर का एरिया निकाल लीजिए। अब रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया? 20 माइनस 10, यहाँ पे 10 हो गया, हाइट हो गया 20। एल इंटू बी ऐसे निकाल लीजिए। अब तीसरा डायग्राम का एरिया बताइए। बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया? 25 माइनस 20, 5 हो गया। हाइट कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पे 10 हो गया, 10 इंटू 5 50 हो गया, है कि नहीं? अब इसको जोड़ लीजिए, अब तीनों एरिया को जोड़ लीजिए। 200 एक 300 प्लस 50, 350 हो गया। डिवाइड बाय 25 कीजिए, कितना? डिवाइड बाय 25 कीजिए तो कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर सकते हैं। 350 डिवाइड बाय 25, 350 डिवाइड बाय 25, ये आ गया आपको 14। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो 14 आया है। हाँ ये तीनों एरिया को, हाँ अगर आपको ये जो फॉर्मूला इसने लगाया है ना, ये फॉर्मूला इसने ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला लगा है। ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला होता है। हाँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा है। इसका एरिया का फॉर्मूला सीधे फॉर्मूला होता है 1/2 अपन, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अपन सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे देखिए तो यस ये पैरेलल साइड हो गया दोनों, ये और ये पैरेलल साइड है, इसका सम तो एक तो हो गया 25 और ये हो गया 20 माइनस 10 10। यहाँ पे देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू half of sum of parallel side into distance between these two parallel lines। so इसका और इसका बीच में डिस्टेंस कितना है? into 20, ठीक है। और नीचे जो ये 25 जो है, ये 25 नीचे डिवाइड, इसको सॉल्व कीजिए 14 आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप इसको सिंपल फिगर में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह है, ग्राफ हम दूसरा वीडियो में करेंगे आदित्य, ठीक है। हाँ कल, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एक y का फंक्शन दिया गया है, इसका एवरेज वैल्यू ये इंटरवल में निकालो बोल रहा है, निकाल सकते हो। ऊपर dy बाई डी एक्स ले लो, ऊपर और नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, और ऊपर का इंटीग्रेशन इवेलुएट कर लो, जितना आएगा वही उसका एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, ये पीडीएफ जो आपको मैंने ऑलरेडी भेज भेज दिया हूँ, ये पीडीएफ से और क्वेश्चन सॉल्व करो, और इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है आदित्य।